हाँ जी, तो वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने हमारे एमए के कैप्सूल सीरीज के साथ में। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट्स रह जाते हैं कि सर हमें ना एमए शॉर्ट में रिवाइज करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ना थोड़ा सा हमें रिवीजन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए हम लोगों ने कैप्सूल सीरीज स्टार्ट करी है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने फर्स्ट कैप्सूल के साथ में हाजिर हूँ एमए के, जहाँ पर हम बात करेंगे हमारे टॉपिक नंबर 1, जहाँ पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग से निकल के आता है कि व्हाट्स द बेसिक्स अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कैसे ये डिफर करता है फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका इसमें आपको पूरा रिवीजन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं साहब। सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस से ही स्टार्ट करते हैं कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से कैसे डिफर करता है। तो देखो, जब अपन बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो एफए आप लोग अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो। अकाउंट्स का हमारा मेन पर्पस क्या है? इट्स टू रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेन अकाउंटिंग का क्या पर्पस होता है कि हम हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उनको रिकॉर्ड करें, उनको प्रोसेस करें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जिससे प्रॉफिट और लॉस पता पड़े। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जितना है। ठीक है। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो यहां पे हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी प्रिपेयर करते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी प्रिपेयर करते हैं टू सपोर्ट इंटरनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम किसी भी तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है। हम यहां पे मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। हम मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करते हैं, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, डिसीजन मेकिंग में हम उनकी हेल्प करते हैं। ये एक इंटरनल प्रोसेस है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल प्रोसेस है। इसके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट होती है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी पड़ती है। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ये वॉलंटरी है, आपकी इच्छा से आप करते हो। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, आप अपने आप से फॉर्मेट चूज कर सकते हो और जैसा मैनेजमेंट की नीड है उसके हिसाब से हम इसको टेलर कर सकते हैं। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, रिजिडिटी नहीं है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मेन यूज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, आपके शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज, बैंक्स वगैरह करते हैं। यहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल डॉक्यूमेंट की तरह काम होती है, इसकी रिपोर्टिंग किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी को नहीं की जा सकती। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है इन दोनों में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल लोगों के लिए करी जा रही है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करी जा रही है, लीगल रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अपनी इच्छा से कर रहे हैं, मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्मेट हम डिसाइड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हम डिसाइड कर सकते हैं, कितना डेप्थ में जाना है, कितना डेप्थ में नहीं जाना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर आता है कि भाई यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या काम होगा। तो यहाँ पे बजटिंग, फोरकास्टिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वगैरह, ये सारे हमारे टॉपिक्स है जो हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। अब बात आती है सर फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ब्रॉडर फील्ड है, उसका एक सबसेट अगर मैं निकालूं तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ करती थी, फिर हमें लगा कि नहीं यार, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड ऑर्डर में काम करती है, लिमिटेड दायरे में रह के काम करती है। तो हमने उस दायरे को बढ़ाया और वहां से निकल के आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया इतना वाइस्ट है तो उसमें एक एरिया छोटा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सबसेट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसका फोकस सिर्फ आइडेंटिफाइंग एंड एलोकेटिंग कॉस्ट्स के ऊपर है। हमें यहां पे कॉस्टिंग निकालने से मतलब है, हमें यह मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, सर्विस की कॉस्ट क्या है। ये हमें कॉस्ट कैलकुलेट करने में, कॉस्ट कंट्रोल करने में और प्राइसिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है और प्रोडक्ट की या हमारी सर्विस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में हेल्प करता है। आप कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस वगैरह करते हो कॉस्टिंग वगैरह के अंदर, तो वो चीज है। तो ये कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सबसेट है, ये सिर्फ कॉस्ट से बात करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कॉस्टिंग भी लेके आते हैं और उस कॉस्टिंग से कैसे डिसीजन लिए जाएंगे, कैसे मैनेजमेंट को हम हेल्प करेंगे, उनकी थ्योरीज भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है साहब, तो ये आपका एक डिफरेंस हुआ सबसे पहले। अब बढ़ते हैं आगे। अब इस डिफरेंस को थोड़े से पॉइंट वाइज देखते हैं ताकि अच्छा लगेगा। तो पहले मैनेजमेंट और फाइनेंशियल को कंपेयर कर रहा हूं, फिर मैनेजमेंट और कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। तो पॉइंट वाइज आपको याद रह जाएंगे, एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं सब हमारे। तो एमसीक्यू के बेसिस पे ये चार्ट आपकी हेल्प कर देगा। देखो, यूजर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने बात करी, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल लोगों के लिए होता है। रिक्वायरमेंट है क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की? नहीं सर, कोई लीगल मैंडेट नहीं है, ये वॉलंटरी होता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्मेट यहाँ पे फ्लेक्सिबल है क्योंकि कोई लीगल रिक्वायरमेंट है नहीं आपके पास में, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट डिसाइड करते हैं। तो फॉर्मेट यहाँ पे रेगुलेटेड है।
कंटेंट यहाँ पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा होगा, और साथ साथ में हम फ्यूचर की बात भी करते हैं, हम फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन की बात भी करते हैं। बट कॉस्ट, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो हिस्टोरिकल, और वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही रिलेट करता है। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल समरीज विथ नोट्स, ठीक है, नोट्स अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं ना, उसके लिए लिखा है। फिर डिटेल लेवल, तो देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेवल आप डिसाइड करते हो, तो बहुत ज्यादा डिटेल भी हो सकता है, बहुत ज्यादा, वैसे तो डिटेल में ही बनते हैं तभी काम में आते हैं, ठीक है, तो ज्यादा डिटेल के अंदर होते हैं। ये यहाँ पे इनका जो फॉर्मेट है या लेवल है वो डिस्क्राइब होता है लेजिस्लेशन में, तो जितना एक्ट में लिखा है उतना आपको काम करना पड़ेगा। अब वो ज्यादा लिखा है तो ज्यादा करना पड़ेगा, कम लिखा है तो कम करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, वॉलंटरीली कर रहे हो तो आपकी इच्छा, जब चाहे आप करो, ठीक है, आप डेली बेसिस पे कैलकुलेट करो, मंथली करो, वीकली करो, एनुअली करो, आपकी इच्छा है। यहाँ पे तो एनुअल बेसिस पे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। हाँ, अगर लिस्टेड एंटिटी है तो क्वार्टरली बेसिस पे उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज एनुअल बेसिस पे अकाउंट्स बनते हैं। पर्पस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? पर्पस क्या है? मैनेजमेंट को हेल्प करना। मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट काम क्या है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इन तीनों में हम उनकी हेल्प करते हैं। यहां पे इनका काम क्या है? भाई इनका काम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना। इसको हम स्टुअर्डशिप भी कहते हैं। ये एक वर्ड है स्टुअर्डशिप, ये आपको एमए में सुनने को मिलेगा, फिर आप आगे जाओगे बीटी में भी शायद सुनने में मिलेगा, फिर ऑडिट में आपको सुनने में मिलेगा। स्टुअर्डशिप एक कंसेप्ट है। यहां हम कहते हैं कि देखो कंपनी के अंदर कंपनी चलाते हैं मैनेजमेंट है, बट कंपनी के ओनर्स तो शेयर होल्डर्स हैं, बट सारे शेयर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहां पर जो मैनेजमेंट जो कंपनी अभी चला रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स माय शेयर होल्डर्स कि भाई आप अपना काम सही से करोगे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको स्टुअर्डशिप का प्रिंसिपल कहते हैं। स्टुअर्डशिप में सिंपल है, भाई आपने अगर अपने एक फ्रेंड को अपना लैपटॉप दिया, उसने मांगा कि भाई मुझे लैपटॉप की जरूरत है, तेरा लैपटॉप दे दे, मैं 2-3 घंटे में लाके वापस देता हूं। तो आपने उसको अपना लैपटॉप दिया इन गुड फेथ। आप अब उस सामने वाले आपके दोस्त की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? वो आपके लिए स्टुअर्डशिप का प्रिंसिपल लेके चलता है कि भाई आपकी एसेट का सही से ध्यान रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहां पे कंपनी किसकी? शेयर होल्डर्स की। संभाल कौन रहा है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के ऊपर स्टुअर्डशिप का प्रिंसिपल लगता है कि मैनेजमेंट आप कंपनी को शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे गुड फेथ में रन करोगे, ठीक है साहब। फिर आता है वैल्यूएशन। अब देखो यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक चैप्टर आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग आती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आती है, तो अदर अलग अलग वैल्यूएशन मेथड्स हमारे पास में। यहां पर तो हम हिस्टोरिकल बेसिस पे ही चीजों को रिकॉर्ड करते हैं और कभी कभी रीवैल्यूएशन की जरूरत पड़ जाती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनमें आपको डिफरेंस को मैंने यहाँ पे समराइज करा है। इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो, एमसीक्यूज वगैरह आराम से हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट डिफरेंस, सर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग की मेन पर्पस क्या है? यहां पे हमारा पर्पस है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग और एनालाइजिंग कॉस्ट, और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट निकालना, ठीक है ना। तो हमारा यहां पे मेन फोकस सिर्फ कॉस्ट के ऊपर। जब कॉस्ट के साथ में आप उस स्कोप को ब्रॉड करते हो, यूजेस कॉस्ट डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन, वो भी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, टू एड डिसीजन मेकिंग। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? हम कॉस्ट को तो ले ही रहे हैं, बट साथ में अदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी लेके चल रहे हैं ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके, ठीक है। तो इसका काम सिर्फ कॉस्ट निकालना है। हम कॉस्ट तो निकाल रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट उसके आगे बढ़ रहे हैं। अब ये भी चेक करेगा, अच्छा अपनी कॉस्ट कितनी है, कॉम्पिटिटर की कितनी है, मार्केट में प्रोडक्ट किस प्राइस में बिक सकता है, किस प्राइस पे कितनी डिमांड होगी, क्या हम इसको उतना बेच पाएंगे जितना हमें जरूरत है, किस पॉइंट पे जाके प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर, ठीक है। मार्केट सेंटिमेंट, कस्टमर डिमांड प्रेडिक्शन, कस्टमर प्रेफरेंस चेक करना, वो सारी चीजें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होती है, क्योंकि हम यहाँ पे मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना चाहते हैं। फिर कॉस्टिंग में वही इट डिटरमाइंस, पर्पस क्या है? डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज एंड हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। इसका काम सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन में, कितना खर्चा हुआ और कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। बट यहाँ पे हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हेल्प करते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हेल्प करते हैं और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं। तो हमारा काम बहुत कह लो कि पूरी तरीके से मैनेजमेंट को सपोर्ट करना है। हम इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के केस में। स्कोप बहुत नैरोअर है, लिमिटेड टू कॉस्ट रिलेटेड डेटा। हमारा स्कोप बहुत वाइडर है। हम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस मैट्रिक्स सबको इंक्लूड करके हमारा काम करते हैं, ठीक है। टाइम यहाँ पे नॉर्मली हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर ही फोकस होता है, जैसे फाइनेंशियल में था वैसे कॉस्ट में भी हिस्टोरिकल होता है। ज्यादा करंट कॉस्ट ले लेते हो कि करंटली क्या चल रहा है। यहाँ पे हम फ्यूचर ओरिएंटेड बात भी करते हैं और हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे प्रेडिक्शंस भी करते हैं। तो हम फ्यूचर ओरिएंटेड बात भी करेंगे और हम हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने की भी कोशिश करेंगे। रिपोर्टिंग देखो यहाँ पे नॉर्मली रेगुलर होती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी इच्छा वॉलंटरली है, फ्लेक्सिबल है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। यहाँ पे भी यूजर इंटरनल है, यहाँ पर भी यूजर इंटरनल है।
यहाँ पे दोनों में सिमिलरिटी के कॉस्ट अकाउंटिंग भी इंटरनल बेसिस पे होती है, ये भी इंटरनल में होती है, बट हाँ कुछ बच्चे जिन्होंने इंडियन सिस्टम पढ़ा हुआ है तो उनको याद रहोगे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को भी पब्लिश किया जाता है, मतलब उसकी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, कुछ कंट्रीज में ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में कवर हो सकता है जैसे इंडिया में होता है, बट ज्यादातर कंट्रीज में नहीं होता, और वहाँ इंडिया में भी हर कंपनी के लिए तो कवर नहीं होता है। तो इसलिए ये इंटरनल पर्पस के लिए मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ जगह पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है कॉस्ट अकाउंट्स को मेंटेन करने की। ठीक है, फिर आता है लीगल, तो देखो वही है, जनरली तो मैंडेटरी नहीं है, बट कभी कभी कुछ कंट्रीज में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिक्वायरमेंट आपकी बन सकती है। यहाँ पे तो भाई कोई मैंडेटरी रेगुलेशन है नहीं, एंटायरली वॉलंटरी है फॉर इंटरनल यूज, आपकी इच्छा हो तो आप बनाओ, और बनाओगे तो आपको हमेशा हेल्प मिलेगी। तो ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस, और इससे पहले हमने देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस। ये दोनों चीजें आप अपने दिमाग में रखना, एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर काम आएंगे। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 में। अब और भी चीजें क्या है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सबसे पहले आता है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट किस में हेल्प करता है भाई, डिसीजन मेकिंग मतलब मैनेजरल एक्टिविटीज में हेल्प करता है। और कौन सी वो 3 मैनेजरियल एक्टिविटीज है जिसमें हम सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, तो वो 3 है प्लानिंग, आपकी कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले हम प्लानिंग में हेल्प करेंगे, हम कंट्रोलिंग में हेल्प करेंगे, और हम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। प्लानिंग में कैसे हेल्प करेंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए हेल्प करेंगे, सेल्स के टारगेट है जैसे कॉस्ट टारगेट्स है, और फिर कैसे इन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, इन गोल्स को कैसे अचीव किया जाए, उसके अंदर भी हम गोल सेटिंग कहते हैं, गोल सेटिंग और गोल को अचीव करने का मेथड, ठीक है, किस तरीके से आप उस गोल को अचीव करोगे, दोनों में हम हेल्प कर रहे हैं। फिर अब आपने गोल सेट कर दिया, आपने इसके लिए बजट बनाया, अब आप चेक करते हो कंट्रोलिंग के अंदर कि क्या आपकी बजटेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस है क्या, जो सोचा था क्या वैसी परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही। तो यहां पे कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद प्लान्स, मतलब आपके बजट्स, और इसको हम कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, इसके साथ साथ में फिर आप अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट भी करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन। अगर कुछ कमी पेशी है, हमारे यहाँ पे वेरिएंस आ रहा है, बजटेड परफॉर्मेंस के मुकाबले एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत कम है, तो हम उसके हिसाब से डेविएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज भी करते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग, अब क्या इन्वेस्टमेंट करना है, उसके डिसीजंस में भी हम हेल्प करते हैं कि भी मशीनरी खरीदनी है नहीं खरीदनी, एनपीवी का हमारा चैप्टर आता है ना, कि कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम हेल्प कर रहे हैं। ऑपरेशनल डिसीजन में भी हेल्प कर रहे हैं, प्राइसिंग डिसाइड करना, सेल्स के टारगेट डिसाइड करना, बजटिंग वगैरह करना, तो हम ऑपरेशनल में भी हेल्प कर रहे हैं और हम इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं, दोनों में हमारे डोमेन में हेल्प होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इन सब चीजों में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम उनको वो इंफॉर्मेशन निकाल के देते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो टॉप लेवल मैनेजर्स की तीनों काम करने में हेल्प करती है, और टेक्निकली हम उनकी इन तीनों काम करने में हेल्प करते हैं। अब अगर आपको ये सब हेल्प करनी है, ठीक है, अच्छा ये एक फ्लो ऑफ है, अगर आपको मैनेजमेंट की हेल्प करनी है तो आपको मैनेजमेंट को देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, तो वो कैसे फ्लो होता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वो होता है डेटा कलेक्शन। हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल हो सकती है, हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, मार्केट ट्रेंड देख सकते हैं, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी देख सकते हैं, हमारा पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, डिमांड कैसी है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देख सकते हैं, नेशनल डिमांड कैसी है, इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेंड कैसे, बहुत सारी चीजें होती है, सब तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बेसिस पे प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं कि भाई अच्छा डिपेंडिंग ऑन कि करंट सिचुएशन क्या है, करंट डेटा क्या बोलता है, उसके बेसिस पे फ्यूचर की प्लानिंग करो। प्लानिंग के बेसिस पे अब आपने डिसाइड करा कि अच्छा ठीक है हम ये काम करेंगे, तो आपने डिसीजन मेकिंग करके उस प्लान को एग्जीक्यूट करा। अब आप रिजल्ट्स को चेक करते हो कंट्रोलिंग के अंदर कि भाई अच्छा आपने जो डिसीजन लिया था उसके रिजल्ट्स क्या रहे। अगर रिजल्ट्स के अंदर दिक्कत आती है, कुछ डेविएशन आते हैं, तो फिर आप फीडबैक देते हो और फिर कंट्रोलिंग की एक्टिविटी आती है और वहां पे हम वापस से चेंज करते हैं। जो ये नया डेटा आया है अब इसके बेसिस पे फिर से नई प्लानिंग, नई डिसीजन मेकिंग, नया, तो ये लूप चलता रहता है, इसे फीडबैक लूप कहते हैं कि आपने पहले डेटा कलेक्ट करा, करंट सिचुएशन समझी, उसके बेसिस पे कुछ प्लान करा, उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करा, इंप्लीमेंट करके देखा रिजल्ट्स क्या आ रहे। अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे तो भी उस डेटा को आगे के लिए यूज करा, खराब आ रहे तो भी फिर हमने उसको एडजस्ट करके वापस आगे की प्लानिंग चेंज करी। ये पूरा आपका फीडबैक लूप होता है। ठीक है ना, तो ये फीडबैक लूप ध्यान रखना, एमसीक्यू वाइज भी काम का है और प्रोसेस समझने के लिए भी काम का है। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब हमारी जो प्लानिंग होती है साहब वो 3 तरीके से होती है। हम मैनेजमेंट में ये पिरामिड पढ़ते हैं, सबसे ऊपर हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, फिर हम हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स की बात करते हैं, और फिर हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, ये आपके लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे, यहां पे मीडियम टू शॉर्ट टर्म प्लान बनते हैं,
और यहां पे आपके शॉर्ट टू वेरी शॉर्ट या डेली बेसिस भी कह सकते हो। ठीक है, टॉप लेवल पे हम कहते हैं आप बनाते हो स्ट्रैटेजिक प्लान, यहां पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है। सेकंड नंबर पे होती है टैक्टिकल प्लानिंग और थर्ड नंबर पे होती है ऑपरेशनल प्लानिंग, STO, इससे अपन इसको याद रखते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, टॉप लेवल मैनेजर डिसाइड करता है, हाई लेवल डिसीजन मेकिंग होती है, इसमें कंपनी डिसाइड करती है। जैसे मार्केट एक्सपांशन की बात होती है कि हमें हमारे प्रोडक्ट को एक्सपांड करना है, किसी नए मार्केट में एंटर करना है, वो सारी बातचीत होती है। ठीक है, टैक्टिकल प्लानिंग नॉर्मली मिड टर्म के होते हैं, इसमें हम बात करते हैं एनुअल बजट्स को लेकर कि भाई हमने अभी डिसाइड करा कि हम जैसे 10 साल के अंदर एशियन मार्केट में एंटर करना चाहती है कोई कंपनी, तो एक दिन में तो नहीं करेगी, तो आप एनुअल बजट बनाओगे, अच्छा आज ये करो, फिर नेक्स्ट ईयर ये करना, उसके नेक्स्ट ईयर ये करना, तो वैसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखो अगर आपको एशियन मार्केट में एंटर करना तो हो सकता है कि आपको प्रोडक्शन के लिए नए स्टाफ को रखना पड़े, नई फैक्ट्री बनानी पड़े, सब कुछ काम करना पड़े, तो वो सारा काम टेक्टिकल लेवल पे होगा। और फिर हम आते हैं शॉर्ट टर्म टू डे बेसिस की प्लानिंग, जिसमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात होती है। अब टैक्टिकल मैनेजर्स ने कहा कि भाई ठीक है हमें एक फैक्ट्री सेटअप करनी, तो फैक्ट्री एक दिन में तो बनेगी नहीं, फैक्ट्री का प्लान बनेगा कि अच्छा चलो एक महीने में इतना काम करेंगे, फिर अगले महीने इतना काम करेंगे, फिर अगले महीने इतना काम करेंगे, इसमें वीकली टारगेट्स होंगे, सब कुछ होंगे, तो वो सारी चीजें आप अचीव करोगे। तो ये पहले आपने डिसाइड करा टॉप लेवल पे कि भाई हमें एशियन मार्केट में एंटर करना है, फिर यहाँ पे हमने डिसाइड करा अच्छा कैसे करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और फिर उसको और फर्दर बाइफरकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे क्या क्या काम होना चाहिए, क्या हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स है। ठीक है साहब, ये आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इजी टू नो है, इजी टू अंडरस्टैंड है। फिर हमारा नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आता है एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, और जब उस डेटा को आप प्रोसेस कर दो तो डेटा बन जाता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वो मेरी प्रोसेस डेटा है जो मेरे लिए काम की है, जिससे मैं कुछ यूजफुल चीजें समझ सकता हूं, यूजफुल इंसाइट्स निकाल सकता हूं। ठीक है सर, अब बात आती है सर डेटा आएगा कहां से। अब ये सारा काम करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को डेटा की जरूरत है। डेटा दो तरह का हो सकता है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। बात आती है सर डेटा आएगा कहां से। ये जो हमें जो भी डेटा चाहिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए, प्लानिंग में हेल्प करने के लिए, हमारा काम करने के लिए, जिसमें हमें कंपनी की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, मार्केट की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, लीगल इंफॉर्मेशन भी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, क्योंकि अपन एक तरह से बिजनेस चलाने में हेल्प कर रहे हैं, तो बिजनेस को जो भी चीज इफेक्ट कर सकती है वो सारा डेटा अपने को चाहिए। तो डेटा आएगा कहां से। डेटा को हम कहते हैं, डेटा को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं कि डेटा आ कहां से। तो भाई अगर आपने खुद कलेक्ट करा है तो वो बन जाएगा प्राइमरी डेटा, इस पे ज्यादा रिलाय कर सकते हैं। तो डेटा जो आप खुद कलेक्ट करते हो, ठीक है, सेल्स सर्वे करा के, कस्टमर सर्वे करा के, ठीक है, मार्केट रिसर्च वगैरह करा के, तो वो जो खुद कराई है वो प्राइमरी डेटा है। और किसी और का कलेक्टेड डेटा रीयूज कर रहे हो, ठीक है, किसी कंसल्टिंग एजेंसी को बोल रहे हो कि आप जाके डेटा कर लो। काफी सारी कंपनीज होती हैं जो डेटा पब्लिश करती है मार्केट को लेकर के, मार्केट स्टडीज पब्लिश करती है, आप उनको यूज कर लेते हो। तो अगर ऑलरेडी पब्लिश डेटा है उसको अगर आप यूज कर रहे हो तो वो सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। ठीक है साहब, तो ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक रिसर्च फर्म्स, रिपोर्ट्स, ऑफन एट अ कॉस्ट। हो सकता है खर्चा हो सकता है इंटरनेट पे फ्री में भी मिल जाए, बट ये आप खुद कलेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी और का कलेक्टेड डेटा है जिसको आप रीयूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये सेकेंडरी डेटा कहलाएगा आपका। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा जो आपने खुद कलेक्ट करा, ठीक है, उसका स्पेसिफिक पर्पस होता है। सेकेंडरी डेटा में एक दिक्कत ये भी होती है कि इसका पर्पस हमें नहीं पता है, कलेक्ट करने वाले ने किसी और चीज के लिए कलेक्ट करा होगा, अब आपको उसको यूज करना है, तो शायद आपका पर्पस और कलेक्ट करने वाले का पर्पस मैच ना हो। ठीक है साहब, नेक्स्ट आते हैं सोर्सेस ऑफ डेटा। इसमें हमारे पास में एक आता है इंटरनल सोर्स। अब डेटा आएगा कहां से। डेटा दो तरह से आएगा, या तो कंपनी के अंदर से इंटरनल सोर्सेस, या कंपनी के बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, अगर कंपनी के अंदर से डेटा आ रहा है तो ये एक तो प्राइमरी डेटा है, और इस पर हम रिलाई भी ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने खुद जनरेट करा है, और ये एडॉक बेसिस पे कलेक्ट किया जा सकता है और कंपेरेटिवली कम कॉस्ट पे मिल भी जाएगा। ठीक है साहब, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से जो डेटा मिल रहा है इससे आपको पता पड़ेगा भाई आपके प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स, जो मेन फाइनेंशियल खर्चे हैं, ठीक है, आपके जो भी इन्वेंट्री का लेवल वगैरह है, ये सारी चीज़ तो आपको फाइनेंशियल, अपना जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा है जो आपके अकाउंट से उन्हीं से पता पड़ेगा, ये तो कहीं और से पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, करंट कॉस्ट कितनी है वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता पड़ती है। फिर आता है एम्प्लॉय और मैनेजर से डेटा लो, इनसे भी पूछो, सर्वे करो, इनसे बातचीत करो, इनसे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है।
एक चीज ये भी पता पड़ती है इस डेटा से कि हम अगर मान लो कोई कंपनी एक्सपांशन का प्लान करे, किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहती है, किसी नई सर्विस में एक्सपांड करना चाहती, तो इस डेटा को कलेक्ट करके ये भी पता पड़ता है कि क्या हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज और मैनेजर्स इस नए काम को करने के लिए स्किल्ड है या नहीं, या उनमें स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है या नए स्टाफ की हायरिंग करने की जरूरत है, वो भी आपको यहां से पता पड़ जाता है। फिर प्रोडक्शन रिकॉर्ड से पता पड़ता है कि भाई करंट डेटा, करंट प्रोडक्शन लेवल क्या है, करंट कॉस्ट लेवल क्या है, करंट एफिशिएंसी लेवल क्या है। अब कंपनी कह रही है कि भाई हम एक नया ऑर्डर लाना चाहते हैं, हम एक नए मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें 1 लाख एक्स्ट्रा यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले अपने प्रोडक्शन रिकॉर्ड चेक करो ना कि भाई क्या आप 1 लाख एक्स्ट्रा यूनिट्स बना सकते हो, क्या आप उस प्राइस में बना सकते हो कि नए मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहोगे। ठीक है, आपका करंट कॉस्ट लेवल क्या है, ठीक है, करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, इससे ये पता पड़ेगा कि नई फैक्ट्री की जरूरत है या नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें पता पड़ती। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई हमारी कंपनी की जो करंट पॉलिसीज हैं वगैरह, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कभी कभी ना लॉ में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को भी देखना पड़ता है कि अच्छा जो लीगल चेंज हुआ है, क्या इसका मेरी कंपनी पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्या हमारी पॉलिसीज को हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे कुछ कंट्रीज में भाई ये बोल दिया गया है कि वर्किंग डे 5 दिन का ही होना चाहिए, तो चाहे कंपनी अब चाहे भी तो भी वो 6 डे वर्किंग वीक नहीं रख सकती, संडे को और जो भी वीकेंड्स हैं उनमें एम्प्लॉयज को काम नहीं करवा सकती। तो ये रूल है, अगर करवाओगे तो कुछ कंपनीज में तो बहुत ज्यादा ओवर टाइम के रूल्स है। तो कंपनी को चेक करना पड़ता है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स से कि अच्छा जो लॉ की रिक्वायरमेंट है या जो मार्केट में चेंज आने वाला है, क्या ये इसके टाइप की पॉलिसीज हमारे पास है या हमारी पॉलिसी से कैसे मैच करता है। ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अलग अलग तरह के चेंजेस होंगे मार्केट में, अलग अलग सिचुएशन आएगी, उसके लिए आपको डेटा चाहिएगा। तो एक तो सोर्स है इंटरनल, जहां से आपको बेसिक डेटा मिलेगा, ये आपका प्राइमरी सोर्स है, ये आपको रिलेटिवली कम कॉस्ट पे मिलेगा और एडहॉक बेसिस पे आप यहां से कलेक्ट कर सकते हो। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना। इंटरनल सोर्स के लिए हम कहते हैं कि ये भी आपका प्राइमरी डेटा बन जाता है, ठीक है, एडहॉक बेसिस पे, मतलब जब चाहिए तब कलेक्ट कर सकते हैं, और रिलेटिवली लो कॉस्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा खर्चा तो हम कर चुके हैं ना इन सिस्टम्स को बनाने में, अब उस इंफॉर्मेशन को बस यूज कर रहे हैं, तो रिलेटिवली कम कॉस्ट होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब जो डेटा इंटरनल सोर्स से नहीं मिल पा रहा है वो एक्सटर्नल से आएगा, और एक्सटर्नल सोर्स से ज्यादा डेटा आएगा, ऑब्वियसली बात है। मार्केट का ट्रेंड, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी, गवर्नमेंट के लॉज, ठीक है, कंज्यूमर डिमांड का चेंज, एक्सपेक्टेड न्यू कॉम्पिटिटर एंट्रीज वगैरह, ठीक है, मार्केट में फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें तो अपने को बाहर से ही पता पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर कहते हैं इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल फॉर कंप्लायंस स्ट्रेटेजी एंड डिसीजन मेकिंग। अब इसमें भी 2 तरह की इंफॉर्मेशन थी, या तो वो डेटा जो आपने कलेक्ट करा है मार्केट में जाकर के, तो वो प्राइमरी बन जाएगा, और वो डेटा जो आपने किसी और से कलेक्ट करवाया वो सेकेंडरी बन जाएगा। ठीक है, और इसमें कॉस्ट इंकर होगी। ठीक है, और ये एडॉक बेसिस पे कलेक्ट नहीं किया जाता है, इसके लिए हो सकता है आपको वेट भी करना पड़े, टाइम लगे, तो इसमें आपको प्लानिंग की जरूरत होगी पहले से। अब इसमें एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से होंगे, तो गवर्नमेंट हमारा मेन सोर्स है। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी, न्यूज, ठीक है, लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो आपकी इंटरनेट सर्विसेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज, कंसल्टेंसीज ले सकते हो, कस्टमर एंड सप्लायर्स के सर्वे करा सकते हो, और बैंकर्स वगैरह से पूछ सकते हो। तो ये बहुत सारे सोर्सेज है, और भी हो सकते हैं, आप और भी कुछ सोच सकते हो इसमें। इसमें सप्लायर्स और कस्टमर तो लिख ही दिया, चलो ठीक है अपने। ठीक है, और भी अब इसमें अगर कोई आपको लगता है कहीं से इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो एक्सटर्नल सोर्सेज है, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं मोस्ट इंफॉर्मेशन इज नाउ। अब ये जो डेटा है आज की तारीख में, डेटा हम ज्यादातर केसेस में डिजिटली लेके चलते हैं बाय यूजिंग सर्विसेज लाइक वेब स्क्रैपिंग, एआई एनालिटिक्स या क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, पहले के जमाने में फिजिकली जाके बात की जाती थी, आजकल ये सारा काम मोस्टली ऑनलाइन बेसिस पे एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है साहब, स्पेशली कस्टमर डेटा जो है आपका, ठीक है, वो और ऑनलाइन सोर्सेज ये तो आपको ऑनलाइन से ही मिलेंगे आज की तारीख में। ठीक है साहब, तो 2 तरह के सोर्सेज हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब एक टर्म है हमारे इस चैप्टर में जो कहती है बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब होता है साहब कि जामिए बिग डेटा, डेटा का मतलब वो रॉ फैक्ट्स है जो शायद हमारे काम के हो सकते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बिग मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, लार्ज इनफ कि उसको अलग से संभालना पड़ेगा। ठीक है, इट्स लार्ज इनफ कि जिसके लिए आपको अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, टू स्टोर, टू मैनेज, टू रीड, टू एनालाइज। नॉर्मल सॉफ्टवेयर, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इन चीजों को रिकॉर्ड या रीड नहीं कर सकते। जैसे आज की तारीख में आप देखते हो हर कंपनी आपको सोशल मीडिया पे ट्रैक करती है। ठीक है, आपके फोन्स में अलग अलग एप्लीकेशन आपकी चीजों को ट्रैक करती है, लोकेशन ट्रैकिंग होती है, वॉइस ट्रैकिंग होती है, आप कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो, आपने कौन से प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक करा, हर चीज, इवन आपकी आप क्या बात कर रहे हो दोस्तों से, सब कुछ रिकॉर्ड होता है।
ठीक है, सारा डेटा एनालाइज किया जाता है। तो ये सब डेटा, जो इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है एक फोन से, अब एक बंदे से एक दिन में कितना डेटा निकल रहा है, ऐसे कितने फोन है, दुनिया में कितने लोग हैं, तो ये कहलाता है बिग डेटा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम में क्रिएट होता है। तो इस बिग डेटा के 5 हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक है। पुराने जमाने में 3 हुआ करते थे, अब हमने उनको डिवाइड करके 5 कर दिया। आपने 5 याद रखना है, 3 मत करना। 3 ओरिजिनल ये है, 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो अपने को 5 याद रखने हैं। पहला था वॉल्यूम, ठीक है, इसके लिए हम कहते हैं 5 V's, आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला वी है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वही डेटा, नाम ही बिग डेटा है, तो डेटा में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डेटा बीइंग कैप्चर्ड फ्रॉम ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स एंड सेंसर्स हैव एक्सप्लोडेड इन द रिसेंट ईयर एंड कंटिन्यूज टू डू सो। ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम में क्रिएट होता है, तो पहला एक्सपेक्ट ही वॉल्यूम है। दूसरा है वेलोसिटी, अरे बहुत जल्दी जल्दी आता है, तो बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, हाई अमाउंट में आता है, हाई क्वांटिटी में आता है और हाई स्पीड से आता है। आप खुद देखो ना अपने फोन पे, आप ओवर एक दिन में आप कितनी बार अलग अलग चीजें सर्च कर लेते हो, कितनी बार अलग अलग ऐप्स को यूज करते हो, कितनी बार अलग अलग प्रेफरेंसेस आप दिखाते हो, ठीक है। कितनी बार हमें कोई प्रोडक्ट दिखता है, खरीदना नहीं है, फिर भी एक बार वेबसाइट पे चले जाते हैं, फिर भी एक बार गूगल पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कितना सारा डेटा चेंज कर रहे हो और ऐसा रोज कर रहे हो, तो वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है। स्पीड और वेलोसिटी एट विच डेटा इज बीइंग जनरेटेड इज आल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली। अपनी प्रेफरेंसेस चेंज होती है, कल हमें कोई और चीज खरीदने की इच्छा थी, आज हमें कोई और चीज खरीदने की इच्छा है, कल हमें कहीं और जाने की इच्छा थी, आज हमें कहीं और जाने की इच्छा है। तो अब सोचो ना, किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसने आइडेंटिफाई करा कि अच्छा ये कस्टमर है, इसको ना बाइक खरीदने की इच्छा है, ठीक है। आप सब लोग में से ज्यादा लोग अभी कॉलेज स्टार्ट कर रहे होंगे, कॉलेज लाइफ में होंगे, स्कूल अभी चल रहा होगा, स्कूल जस्ट कंप्लीट हुआ होगा, तो आपकी वो एज है कि आप अपनी फर्स्ट बाइक या फर्स्ट कार के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो आपने घर वालों को कहा कि मुझे बाइक और कार की जरूरत है, घर वाले आपको बाइक दिलाना चाहते हैं। अब आप रोज कुछ ना कुछ सर्च करते हो, कभी ये वाली बाइक पसंद आ जाएगी, कभी वो वाली बाइक पसंद आ जाएगी। अगर अब तक डिसाइड नहीं करा है तो फिर अपन रोज अपनी प्रेफरेंस चेंज कर रहे हैं। अब मान लो इंस्टाग्राम ने ये पता करा कि इस बंदे को बाइक चाहिए, इसलिए रोज बाइक की वीडियो देखता है। यूट्यूब ने चेक करा कि हाँ यार ये बाइक पे जा जाके रिव्यू देख रहा है यूट्यूब पे आके, तो मतलब बाइक खरीदनी है। अब लेकिन डेटा किसको दें, क्योंकि आप तो रोज नई बाइक के बारे में सर्च करो, दिन में 10 बार अलग अलग बाइक के लिए सर्च कर रहे हो। मोबाइल खरीदना होता है, 10 तरह के रिव्यू देखते हैं, 10 तरह के मोबाइल सर्च करते हैं। अब कौन सी कंपनी को डेटा पास ऑन किया जाए, कौन सी कंपनी उस पर आपको एड सर्व करे, कौन सी कंपनी उसके ऊपर एक्ट करे। वेलोसिटी बहुत तेज है, तो कंपनीज को भी फटाफट फटाफट प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। फिर आती है वेराइटी। वेराइटी भी देखो वही है, हम बहुत अलग अलग तरीके डेटा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत हाई क्वांटिटी का डेटा क्रिएट हो रहा है, बहुत हाई स्पीड पे डेटा क्रिएट भी हो रहा है और चेंज भी हो रहा है, और बहुत तरह तरह का हो रहा है। अब कुछ चीजें तो होती है स्ट्रक्चर्ड, जैसे आपने कोई चीज परचेज करी, तो अमेजोन से आपने कोई चीज परचेज करी, तो इसका मतलब अमेजोन रिकॉर्ड करेगा कि हाँ यार इसको ये चीज जरूरत है या इसको ये चीज पसंद है, इसलिए खरीद रहा है। आपने जेप्टो से कुछ मंगाया, जेप्टो याद रखेगा कि अच्छा इस बंदे को ये चीज मेरे से खरीदता है और इस टाइम पे खरीदता है। आप स्विगी से कुछ मंगाते हो ना, स्विगी को ये तक पता है कि मेरे कौन से कस्टमर किस एरिया में किस टाइम पे क्या प्रोडक्ट मंगाते हैं, और ये डेटा वो रेस्टोरेंट्स को बेचता है। अगर आप उनसे सर्विसेज लेते हो कि भाई अगर आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है तो आप ये प्रोडक्ट इस प्राइस में इस एरिया में इस टाइम पे डिलीवर करने के बारे में सोचो, तो आपकी डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि मेरे कस्टमर्स का डेटा मेरे पास में है जो इस टाइम पे इस एरिया में से लोग ऑर्डर करते हैं ज्यादा, इस एरिया में से इस टाइम पे ऑर्डर करते हैं, और क्या ऑर्डर करते हैं, सबकी प्रेफरेंस होती है अलग अलग, तो वो भी उसके पास में डेटा है, और किस प्राइस पॉइंट पे करते हैं वो भी डेटा है। तो यहां पे वैरायटी ऑफ डेटा बहुत सारा है। अब आप किसी दिन सर्च कर रहे हो भाई सैमसंग का मोबाइल, किसी दिन आईफोन सर्च कर लोगे, किसी दिन रियलमी सर्च कर लोगे, किसी दिन कोई और कंपनी सर्च कर लोगे, बाइक में कभी कोई सर्च कर रहे हैं, कभी क्या सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है। अब इसमें से कुछ डेटा तो ऐसा है जो अनस्ट्रक्चर्ड है, जैसे इमेजेस वीडियोस, जो चीज होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, उनका मीनिंग निकालना मुश्किल होता है। बट कुछ चीज होती है स्ट्रक्चर, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, परचेज के ट्रांजेक्शन, जिनका मतलब निकालना फिर भी इजी होता है। तो वैरायटी बहुत ज्यादा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आता है। इसमें 2 टाइप के डेटा होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो आपके ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड होते हैं कि आपने कोई चीज परचेज करी, तो उससे अमेजोन को पता पड़ता है कि हाँ ये चीज आपने परचेज करी, फ्यूचर में इस टाइप के एड इसको दे सकते हैं, ये चीज परचेज करता है। आप नोटिस करना, अगर आपने कभी किसी कंपनी से, मामा अर्थ है, पिलग्रिम है, ये जो दूसरी कंपनीज है मैन मैटर्स वगैरह, जो भी अपन ऐड देखते हैं आज के टाइम में, बेला बीटा वगैरह, देखिए इनकी अगर कोई एक बार प्रोडक्ट आप खरीद लो, इनसे रिलेटेड जितनी भी दूसरी कंपनी ना, सबके ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे, भले आप कभी नहीं खरीदोगे तो भी आएंगे, और इस कंपनी के भी रेगुलर बेसिस पे आएंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगली बार सर्च करने की, आपको ऑटोमेटिक रोज का रोज सेल का ऐड आता रहेगा, मैसेज आता रहेगा कितनी बार, क्योंकि आपने एक स्ट्रक्चर डेटा प्रोड्यूस करा है। अब वैसे मैंने एक बार किसी शोरूम से अगर कोई जीन्स परचेज करी, मेरे को अब उस शोरूम से या तो कितनी बार कॉल आ जाता है या मैसेज तो आता ही आता है कंपनी का कि भाई हमारे ब्रांड पे इस टाइप की सेल लगी है, आके परचेज कर लो। क्योंकि ये स्ट्रक्चर डेटा है, उनके पास पता है कि इस बंदे ने हमसे पहले परचेज करी तो शायद वापस कर पाएगा। बट अब मैंने कोई इमेज सर्च करी, मैंने गूगल पे ऐसे ही वीडियो देख ली, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर ली, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसका मतलब निकालना इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है कह सकते।
ठीक है, तो इसको एनालाइज करने में टाइम लगता है। इसमें इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट, आपकी ईमेल्स वगैरह होती है। इनका मीनिंग निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इनको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो 3 V's तो ये हो गए। इसके अलावा 2 है हमारे, एक है वेरासिटी, एक है वैल्यू। देखो वेरासिटी से हमारा मतलब होता है क्वालिटी, ठीक है ना, ये आगे TY आ रहा है ना, तो क्वालिटी की स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग के लास्ट के 3 वर्ड सेम है, तो इससे याद कर सकते हो। ठीक है, वेरासिटी और क्वालिटी। ठीक है, यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि भैया डेटा जो आया है, क्या उसके ऊपर मैं रिलाय कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। इसको आप रिलायबिलिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, कि डेटा जो जनरेट करा है क्या वो जेन्युइन डेटा है या बायस डेटा है या फेक डेटा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे फेक डेटा भी क्रिएट होता है। तो कंपनीज के लिए भी तो जरूर दिक्कत है। अब मान लो कोई पर्सन है, उसको कार्स का शौक है, उसको जैसे मेरे को पर्सनली कार्स का शौक है। ठीक है, तो मैं भी कोई भी अगर नई कार आती है तो मैं वीडियो देख लेता हूँ कि भाई कौन सी कार आ रही है, कौन सी न्यूज भी देखता रहता हूँ, कौन सी कार आ रही है, क्या है। खरीदनी नहीं है, अपने पास है अपनी कार, अपन यूं नहीं खरीदेंगे, नहीं, इच्छा नहीं है, लेकिन सर्च रोज करते हैं। यूट्यूब पे रोज कोई ना कोई वीडियो आती है, मेरे उनको पता है कि भाई इस बंदे को न्यूज भी देनी है तो ऐसी दो, तो ये इस पे क्लिक करेगा, तो मेरे को गूगल भी वैसी न्यूज दे देता है। ठीक है, तो उनको पता है कि इसकी प्रेफरेंस है साहब। ठीक है, उनको पता है कि इसको टेक्नोलॉजी पसंद है, तो इसको टेक्नोलॉजी की न्यूज दो, ये उसकी न्यूज़ेस देखेगा। ठीक है, भले ही खरीदनी नहीं है बट देखेगा। तो ये मेरी प्रेफरेंस है। अब इसमें चक्कर क्या है, अगर मान लो मैंने किसी चीज के ऊपर 2-3 बार सर्च कर लिया, तो क्या वो कंपनी के लिए सोचने वाली बात है कि क्या ये बंदा खरीदने के लिए सर्च कर रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट सर्च कर रहा है। अगर खरीदने के लिए कर रहा है और इसको ऐड नहीं दिया तो कंपनी का लॉस है। ठीक है, मेरे को लगेगा यार कंपनी अप्रोच नहीं कर रही यार, क्योंकि आपको सबकॉन्शियसली फील होता है, पता है आपके परचेज डिसीजंस आपको नहीं पता, बट सबकॉन्शियसली आपके साथ में आप अपने जो डिसीजन लेते हो ना, वो कितनी बार इन्फ्लुएंस होते हैं, खुद के तो होते ही नहीं। डिपेंडिंग ऑन आपको कितने ऐड दिखाए जा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके आपके फ्रेंड्स क्या खरीद रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन फैमिली मेंबर्स क्या बोल रहे हैं, हम उनके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना, तो कंपनीज ये चाहती है कि इसको बार बार दिखाऊंगा ना, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इसको मेरी ब्रांड का नाम ध्यान रहेगा, लोगो ध्यान रहेगा, प्रोडक्ट की इमेज ध्यान रहेगी। आपने आज की तारीख में देखा हो, हर कंपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे काम करती है। सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं बट डिजाइनिंग अलग करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट अलग है। और कंपनीज जानबूझ के अपनी पैकेजिंग को अपना आइकन बनाना चाहते हैं। हर कंपनी ने अपनी पैकेजिंग का एक तरीका पकड़ लिया कि ताकि उसको जब भी ऐड दिखे ना, तो देखते से पता पड़ जाए कि ये मेरा है। और जिस कंपनी ने ऐसा नहीं करा ना, उनके साथ में ब्रांड आइडेंटिटी की दिक्कत है, लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो कर रहे हैं वो सक्सीड कर रहे हैं इसके अंदर। तो यहां पे वो चीज है कि अब कंपनी के लिए है कि भाई आपने सर्च करा, ठीक है, अब यार क्या इस बंदे को मैं ऐड सर्व करूं नहीं करूं, करने का खर्चा है कंपनी के लिए। अगर नहीं करेगी तो क्या पता कस्टमर लूज कर ले, और क्या पता ये बंदा ऐसे ही सर्च कर रहा हो, इंटरेस्ट हो इसका, ये ऐसे ही सर्च करता रहता हूं। तो यहां पे कंपनी को देखना पड़ता है कि डेटा रिलायबल है या नहीं है। यहां पे वही है, अगर डेटा की क्वालिटी खराब है तो उससे खराब डिसीजंस निकल के आएंगे, फ्लॉड इनसाइट्स निकल के आएंगे। फिर आता है वैल्यू। जो डेटा निकल के आया है ना, उस डेटा का, अब देखो इतना सब करने का खर्चा तो होगा ना। आपको क्या फेसबुक वाले फ्री में डेटा देंगे, इंस्टाग्राम वाला क्या फ्री में डेटा देगा, स्विगी वाला क्या फ्री में डेटा देगा, नहीं। आपको उसके लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। फिर आपको ऊपर से ऐसे सॉफ्टवेयर लगाने हैं जो डेटा कलेक्ट कर, जैसे जीनिप करके एक सर्विस है, वो डेटा कलेक्शन में इस टाइप की हेल्प करती है, तो उन सब का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिर ऐड सर्व करने के लिए आपको इंस्टाग्राम वगैरह के साथ में आप ना रोज जाके ऐड पोस्ट करोगे, वो ऑटो सिस्टम पे काम करता है। आप उनके एपीकेज लेते हो, उनके सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर हैं, आप उनमें से किसी की सर्विस बाय करते हो, वो आपके लिए काम ऑटोमेटेड बेसिस पे करते हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर लगाने का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का खर्चा, एम्प्लॉयज को ट्रेन करने का खर्चा, बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का खर्चा, एआई आ गया आज की तारीख में तो उसका अलग खर्चा। तो ये सब खर्चा करके जो डेटा आया, क्या वो काम का है या नहीं। तो वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं बेनिफिट शुड ऑलवेज बी मोर देन कॉस्ट। ये जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसका जो बेनिफिट है, इट शुड ऑलवेज आउटवे इट्स कॉस्ट। तो बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द डेटा मस्ट आउटवे द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैल्यू खराब है। तो ये 5 वी ध्यान रखने, वॉल्यूम, वेलोसिटी, ठीक है, आपके पास में वेरासिटी है, आपके पास में, ठीक है, वेराइटी है, और फिर वैल्यू है। ये 5 वीज आपको याद रखना है। फिर आते हैं लास्ट, लिमिटेशन। अब देखो, ये इतनी डेटा आपने कलेक्ट करा, इतना सारा काम करा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो क्या सब कुछ अच्छा है? ऐसा नहीं है। इतना सब होने के बाद में भी कभी कभी कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, या जो इन्फॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। चाहे आपने इतना अच्छा काम करो तो भी देखो हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करें, डिमांड प्रेडिक्शन की बात करें, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें तो होंगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है टाइम एंड कॉस्ट।
आपको डेटा कलेक्ट करने का टाइम लग रहा है, खर्चा लग रहा है, आपको यहाँ ध्यान रखना है बेनिफिट शुड ऑलवेज जस्टिफाई, मतलब बेनिफिट शुड ऑलवेज बी मोर देन कॉस्ट। तो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट मे नॉट जस्टिफाइड बेनिफिट। प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी? इंफॉर्मेशन की प्रोडक्शन की कॉस्ट, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन और उसकी एनालाइजिंग करने की, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज करके इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन की प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट, अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट की बात नहीं हो रही। फिर आ रहा है हिस्टोरिकल बायस। देखो एट द एंड ऑफ द डे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए पास्ट डेटास के बारे में बात कर रहे हो, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस पास्ट के बारे में बात करी जा रही है, कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखे जा रहे हैं, कंपनी की हम प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स वगैरह देख रहे हैं, सेल्स हिस्ट्री देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल बायस तो यहाँ पे रहेगा। जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ है वो वापस से आगे फ्यूचर में भी रिपीट हो, तो हिस्टोरिकल बायस रहता है। फिर आता है इनकम्प्लीट। देखो अब ये डेटा, चाहे आप कितना भी डेटा कलेक्ट करो, चाहे कितना भी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर निकालो, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो कुछ ना कुछ क्रिटिकल फैक्टर हो सकते हैं कि छूट जाए, जैसे कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए। कितनी बार कंपनी के में ये भी होता है, प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में डोमिनेटिंग पोजीशन पे, बट एक नया कॉम्पिटिटर आता है, मार्केट हिला देता है। करंटली अगर आपको देखना हो तो एशियन पेंट्स के साथ में सेम हो रहा है। एशियन पेंट मार्केट का बहुत सालों से, आज से नहीं, आजादी के पहले से 70% 60% मार्केट शेयर कैप्चर करा हुआ था। एक टाइम पे तो इनके पास में 80% मार्केट था आजादी से पहले का, ठीक है। बाद में धीरे धीरे नए कॉम्पिटिटर आए तो फिर ये 50-55% के आसपास के रेशियो पे फिक्स हो गए थे। रिसेंटली इनका 50% का मार्क कम होता जा रहा है। और क्यों? क्योंकि नया कॉम्पिटिटर आ गया, बिरला ओपस, ठीक है। वो मार्केट में लगभग 10% का मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठ गया 1 से 1.5 साल के अंदर। तो एक नया, अब उनके लिए दिक्कत नहीं कि इसमें एशियन पेंट खराब है, नहीं, एशियन पेंट का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मार्केट में ब्रांड अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, प्राइसिंग भी इतनी खराब भी नहीं है कि दूसरों से बहुत ही महंगा बेच रहे हैं, एप्पल वाला सिस्टम तो है नहीं। तो फिर क्या दिक्कत है? नया कॉम्पिटिटर वो कुछ नया कर रहा है जो तुम नहीं कर रहे हो, तो ये एक दिक्कत है कि भाई यार अब उन्होंने बाकी सारी डेटा देख लिया, नया कॉम्पिटिटर बीच में आ गया, ये नई इन्फॉर्मेशन आ गई, अभी इनके लिए दिक्कत है। उनका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हिल गया है कि यार अपन इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि कैसे करोगे, कुछ ना कुछ तो छूटेगा साहब। फिर आते हैं एरर्स। अब इन सारी इंफॉर्मेशन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है, और गलतियां होंगी तो फिर उसकी बेसिस पे जो डिसीजन लोगे उनमें भी गलतियां हो सकती है, ठीक है साहब। तो ये 4 लिमिटेशन है हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की। इस चैप्टर में ये वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में जाने से पहले प्रॉपरली रिवाइज करने हैं। इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो इन्हीं में से कहीं से घूम के आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि मैंने आपका आज के इस लेक्चर में चैप्टर 1 जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन को लेकर के बात करता है, उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें, और उसको लेकर के रिवीजन में आपकी ये वीडियो जरूर हेल्प करेगी, ठीक है साहब। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।